नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से हम निबंधों की चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध संग्रह पुस्तक में संकलित निबंध आज हम इस किताब को शुरू कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले निबंध से जो प्रश्न आपके आते हैं, जो मुख्य प्रश्न है वो मैंने करवा दिए हैं, जो कि आपका चौथा और पांचवा यूनिट में चौथा परीक्षा में चौथा और पांचवा जो प्रश्न आता है वो जो प्रश्न है वो मैंने करवा दिए हैं निबंध से संबंधित। उसमें निबंध का उद्भव और विकास है, निबंध की शैलियाँ हैं और जो निबंध के जो उत्पत्ति संबंधी जो प्रश्न है तो वो जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो मैंने करवा दिए, उनको आप ठीक से तैयार कर लेंगे। आज हम आपकी पुस्तक निबंध संग्रह पुस्तक से जो है निबंधों को हम लेंगे, अब निबंध लेंगे। तो आपका पहला पाठ है वो है निबंध। पहला जो निबंध है पाठ 1 साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, और इसके निबंधकार है प्यारे विद्यार्थियों बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों मैं संपूर्ण निबंध को न पढ़ा करके जो आपके परीक्षा उपयोगी जो गद्यांश है उनको हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो आज हम इन दो की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। साथ ही साथ इसे निबंध का मूल भाव क्या है, क्या किस संदर्भ में ये निबंध लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपकी पुस्तक है प्यारे विद्यार्थी तो निबंध संग्रह। तो इस निबंध संग्रह पुस्तक में जो आप सभी के पास उपलब्ध है उसमें पृष्ठ संख्या 21 पर जो दिया हुआ है लेखक एवं रचना परिचय में बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 में और देहावसान 1914 में हुआ। भारतीय युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट जी का नाम उल्लेखनीय है आता है, क्योंकि भारतेंदु जी के बाद में अगर कोई अच्छे निबंधकारों की श्रेणी में या उच्च कोटि के निबंधकारों की श्रेणी में कोई आते हैं तो वो बालकृष्ण भट्ट जी आते हैं। वे हिंदी गद्य के निर्माताओं में है। भट्ट जी का जन्म जून 1844 में हुआ, देहावसान जुलाई 1914 में हुआ। प्रयाग में हुआ इनका देहावसान 1914 में। निबंधकार और पत्रकार के रूप में भट्ट जी का योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है, और निबंधकार और पत्रकार के रूप में भट्ट जी का योगदान बड़ा ऐतिहासिक है। यद्यपि उन्होंने नाटक और कहानियाँ भी लिखी है प्यारे विद्यार्थियों, किंतु निबंधकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है। बालकृष्ण भट्ट जी का जो बालकृष्ण भट्ट जी की जो पहचान है वो इनके निबंधों के कारण जानी जाती है, निबंधकार के रूप में जानी जाती है। उन्होंने अपने युग के लेखकों को लिखने और हिंदी के विकास की प्रेरणा दी है। भारतीय लेखकों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। पत्रकारिता तथा लेखन उनके लिए एक मिशन था जो हिंदी के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने ग्रहण किया था। पत्रकारिता करने का उनका मुख्य उद्देश्य था, या एक तरह से वो मिशन के रूप में उन्होंने लिया, और हिंदी का विकास करना, राष्ट्र की सेवा करना उनका, इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता को अपनाया। भारतेंदु जी की प्रेरणा से भट्ट जी ने इलाहाबाद में से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से 1877 में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारतेंदु जी की प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट जी ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रकारिता के प्रारंभिक युग में जो निकालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सब ध्यान करना कि इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा थी उसकी ओर से 1877 में एक पत्रिका निकाली थी हिंदी प्रदीप। उस पत्रिका के वे संपादक थे, या निकालना उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने 33 वर्षों तक इस कार्य को किया। भट्ट जी का यह प्रयास हिंदी पत्रकारिता के आरंभिक युग में उनके असाधारण सामर्थ्यता का तथा लगन का सूचक है। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता, कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये भट्ट जी हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं इनके निबंधों में हमें आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता, कलात्मक शैली का प्रयोग इनके निबंधों में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने साहित्य जीवन में 1000 के करीब निबंध लिखे हैं, और जिनमें से 100 निबंध तो अपना महत्वपूर्ण स्थान वो रखते हैं। तो इन्होंने लगभग 1000 के करीबन निबंध लिखे हैं, उनमें से 100 निबंध तो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थान रखते हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदी का एडिशन भी कहते हैं, कुछ लोग बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिशन भी कहते हैं। उन्होंने राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। इनका जो विषय थे वो राजनीतिक विषय, चाहे साहित्यिक हो या फिर
आपके सामाजिक हो, सभी विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। वे अपने निबंधों में एक नए समाज का स्वप्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी अपने निबंधों में एक नए समाज की कल्पना करते हैं, नए समाज के स्वप्न देखते हैं। भावों एवं मनोविकारों पर भी लिखे गए निबंध खड़ी बोली के प्रारंभिक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके निबंधों की सरल, मुहावरेदार और शब्द चयन की दृष्टि से उदार भाषा अत्यंत शक्तिशाली है। व्यंग्य, चुहल कटाक्ष, चुहलबाजी भी है, हंसी मजाक भी है, कटाक्ष भी है, भावना का अकृत्रिम आवेग भी है। अकृत्रिम आवेग है यानी भावना सच्ची भावना है, कृत्रिमता नहीं है उसमें, जो स्वाभाविक भावना है। असूचि के त्याग की उत्कटता और शिव को ग्रहण करने, शिव का अर्थ यहाँ पर कल्याण से है, शिव को ग्रहण करने की तीव्र लालसा यानी कल्याण को ग्रहण करना उनके निबंधों की विशेषता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, ये था बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जीवन परिचय, इनका लेखक परिचय। अब हम देखते हैं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। इस निबंध का मूल भाव क्या है, क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। बालकृष्ण भट्ट जी का यह एक प्रमुख निबंध है। ये पृष्ठ संख्या 21 पर है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी निबंध संग्रह जो पुस्तक है उसमें बालकृष्ण भट्ट जी का ये प्रमुख निबंध है और ये तथा उनके आलोचक विषय चिंतन का परिचायक है। यानी ये जो निबंध है ये इनके आलोचक विषय के चिंतन का विषय भी, परिचायक भी हम मिलता है इसमें। आलोचक विषय है ये, विषय का चिंतन का परिचायक है ये। हिंदी आलोचना के इतिहास में संभवतः ये पहला निबंध है। हिंदी आलोचना के इतिहास में संभवतः ये पहला निबंध है जो साहित्य के स्वरूप पर सही तथा व्यापक दृष्टि से विचार करता है। साहित्य के लिए अगर बात करें साहित्य से संबंधित, तो साहित्य के स्वरूप की सही व्याख्या है, सही दृष्टि है, वो इस निबंध में देखने को मिलती है, ये विचार करता है। भट्ट जी की यह अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साहित्य के अनुशीलन से, भट्ट जी कहते हैं कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें प्रस्फुटित हो सकते हैं। कि साहित्य का अगर अनुशीलन करते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य का अध्ययन किया जाता है, तो प्रत्येक जाति के, प्रत्येक कौम के, उस समय के सभी के आभ्यंतरिक यानी आंतरिक जो मनोभाव है उनका पता चल सकता है, परिस्फुटित होते हैं वो। भट्ट जी उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि वेद हमारे आरंभिक जीवन में व्याप्त उदारता, निष्कपट व्यवहार, भोलापन, प्रकृति प्रेम जैसे गुणों को अभिव्यक्ति देते हैं। यानी भट्ट जी मानते हैं कि वेदों को जब हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा आरंभिक जीवन में किस प्रकार से आरंभिक जीवन में व्याप्त उदारता का भाव था, सभी के भीतर निष्कपट व्यवहार हम करते थे, भोलापन था, प्रकृति प्रेम था। ये गुणों की अभिव्यक्ति हमें इस प्रकार से जो पता चलता है, स्पष्ट हमें हो जाती है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया और जटिलताएं तथा विकृतियों का शिकार होता गया, जो शुद्धता थी वह अशुद्धता में बदलने लगी, वैसे वैसे साहित्य भी इस प्रवृत्तियों की ओर अभिव्यक्त करता चला गया। इतना ही नहीं, साहित्य समाज को इन विकृतियों के प्रति सचेत भी करता है। साहित्य का ये काम भी है कि साहित्यिक साहित्य समाज में आने वाली विकृतियों की ओर सावधान भी करता है। भट्ट जी का यह निबंध एक और उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को प्रकट करता है, एक और तो वह ऐतिहासिक दृष्टि को प्रकट करता है क्योंकि वे भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकसित हो विभिन्न साहित्य स्वरूपों की व्याख्या करते हैं, तो दूसरी ओर वे साहित्य की महत्ता तथा उपादेयता पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि साहित्य की क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, उसके ऊपर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये था इस निबंध का मूल भाव या किस उद्देश्य को लेकर के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी ने ये निबंध लिखा है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब पृष्ठ संख्या 33 पर चलना है आपको। पृष्ठ संख्या 33 पर पाठ का जो आरंभिक गद्यांश है उसको हम लेते हैं। किस प्रकार से आपको गद्यांश परीक्षा में आएंगे इस निबंध से और निबंध वाले पाठों से, और उसको किस प्रकार से आपको करना है परीक्षा में। तो इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों जैसे पद्यांश की तरह प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 प्रकार से आपको इसको गद्यांश को भी उसी प्रकार से लिखना है। इन बिंदुओं के को स्पष्ट करते हुए लिखना है। पहले प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या होती है और उसके बाद में विशेष वाले बिंदु को भी आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको गद्यांश दिया हुआ आएगा और गद्यांश की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये निबंधों से आपके 2 गद्यांश आएंगे जिसमें से आपको परीक्षा में 1 करना है। ऐसे एकांकी से भी 2 गद्यांश आएंगे, 1 करना है। और
आपकी जो नाटक है, जो रक्तध्वज नाटक है, उससे भी 2 व्याख्याएं आएगी, गद्यांश आएंगे, उसकी आपकी व्याख्या 1 की करनी है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर भी आएंगे। हर एक 3 किताबें आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में प्यारे विद्यार्थियों। एक नाटक है जिसका नाम रक्तध्वज है, दूसरा एकांकी संग्रह है जो हमने पढ़ लिया है, एकांकी 6 एकांकियाँ हैं, और उन एकांकी से और फिर है निबंध। तो निबंध 10-11 निबंध है, तो उनको हम लेंगे, 9 के करीबन निबंध है इसमें आपके। तो इन निबंधों को हमें लेने वाले हैं, और इस प्रकार से निबंध है वो प्यारे विद्यार्थियों, एक एक चीज़ें से 9 निबंध है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें गद्यांश भी आएगा और प्रश्नोत्तर भी बनेंगे। एकांकी से भी गद्यांश और प्रश्नोत्तर, नाटक से भी गद्यांश और प्रश्नोत्तर, और फिर जो चौथा और 5वां जो प्रश्न होगा वो आपका निबंध का विकास, उद्भव विकास, एकांकी का उद्भव विकास, नाटक का उद्भव विकास, विकास यात्रा, जो परिस्थितियाँ क्या थी, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो आपका 5वां प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इस पेपर से संदर्भ में बात कर दी। तो ये आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, देखो पूरा निबंध पढ़ने में समय भी ज़्यादा लग जाएगा, और इसलिए मैं जो महत्वपूर्ण जो निबंध के जो गद्यांश जो परीक्षा उपयोगी है उनको हम लेंगे। तो पहला ही गद्यांश का जो शुरुआत जो है, आरंभ है, वो महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पढ़ते हैं। निबंध का नाम है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य, जो साहित्य है किसी भी देश का साहित्य, वो उस देश के रहने वाले जनता के समूह का हृदय का विकास होता है, यानी जनता के हृदय के भावों की अभिव्यक्ति साहित्य के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, देखिए पहला गद्यांश आपका इस पुस्तक में आरंभ का है। सबसे पहला जो गद्यांश है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पहले ही पृष्ठ पर है, यानी 33वां जो पृष्ठ है उसके आरंभ में ही ये है। आप इसको मिलाते हुए देख लेना। मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला गद्यांश है, बाकी अगला ये गद्यांश है। तो ये आप थोड़ा मिलाते हुए इसको पढ़ना है। चलिए मैं अब इसको पढ़ता हूँ। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमशाछन, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फुटई ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वहीं जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल सा प्रफुल्लित हो रहता है, नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। तब वह जो कोकिल का जो स्वर है वह भी बड़ा सुहावना लगता है, मन को भाता है। तो यहाँ तक पहला गद्यांश है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है। प्रसंग में पहला आपको इसमें प्रसंग लिखना होता है, दूसरा व्याख्या और अंत में विशेष वाला बिंदु हमें लिखना है। प्रसंग में गद्यांश पद्यांश की तरह ही पहले उस पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम हमें बताना होता है। तो प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत निबंध पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित साहित्यिक जन समूह के हृदय का विकास शीर्षक निबंध से लिया गया है या उद्धृत है, अवतरित है, ऐसा लिखेंगे। और इसमें लेखक ने क्या बताने की कोशिश की, इसमें लेखक ने साहित्य का समाज से जो घनिष्ठ संबंध है उसको दर्शाया है। साहित्य का समाज के साथ क्या घनिष्ठ संबंध है उसको दर्शाया है। तो ये आपको प्रसंग में लिखना है। अब व्याख्या किस प्रकार से करनी है, अब यहाँ पर देखिए व्याख्या इसी को पढ़ते हुए हम करेंगे कि लेखक क्या कह रहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है।
सबसे पहले पता चल जाता है कि लेखक यहाँ कहना चाहता है, निबंध के आरंभ में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वो उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप होता है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के रहने वाले जो लोग हैं, निवासी है, उनके हृदयों का क्या होता है, हृदय पर एक आदर्श रूप होता है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वह वहाँ के निवासियों पर आदर्श, हृदय पर आदर्श प्रभाव डालता है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, परिपूर्ण या परिप्लुत का अर्थ होता है भरी हुई रहती है, व्याप्त रहती है। परिप्लुत का अर्थ क्या होता है, भरा हुआ या व्याप्त। तो परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, भरी हुई रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि मानव समाज में जो जाति जिस भाव से, जिस समय जिस भाव या विचार से रहती है, उस भाव या विचार की चेतना से परिपूर्ण या भरी हुई रहने के कारण वे सब भाव तत्कालीन जो उस समय के जो साहित्य था उस साहित्य में अपने आप दृष्टिगोचर हो ही जाता है। अर्थात जिस भाव जहाँ के जो निवासी होते हैं, जिस भाव और विचार के साथ रहते हैं, वो उस भाव या विचारों से जो चेतना परिपूर्ण रहती है, प्यारे विद्यार्थियों, वहीं की वहीं उसी भाव, वह जो भाव है, विचार है, वहीं उस साहित्य में लिखा जाता है और उस साहित्य में जो दृष्टिगोचर होता है, या यूँ कह सकते हैं कि उस समालोचना से अच्छी तरह से प्रकट हो सकते हैं। अगर किसी साहित्य रचना को अगर पढ़ेंगे, साहित्य रचना की समालोचना करेंगे, तो उस साहित्य की समालोचना से हम उस समय की लोगों की भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के विचार भाव उस समय के लोगों के रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। उस साहित्य की समालोचना से उसका सहज ही ज्ञान हमें हो जाता है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि मनुष्य का मन, जब ये मैं जो बोल रहा हूँ वहीं आपको व्याख्या में लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। मनुष्य का मन जब शोक संकुल का मतलब होता है शोक से, दुख से भरा हुआ, दुख से व्याप्त, क्रोध से उद्दीप्त मैंने क्रोध से भरा हुआ, क्रोध से तमतमाया हुआ, या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता का मतलब उदासीन या फिर आक्रांत, चिंता से दुखी, आक्रांत, उदासीन जो रहता है, तब उसकी मुख छवि यानी मुख की जो छवि है वो तमसाछन मैंने निराशा के भरे हुए बादल, तमसा का अर्थ होता है अंधकार, आछन मैंने भरा हुआ, यानी किसके आछन या कौन सा अंधकार है, निराशा रूपी अंधकार से भरा हुआ रहता है। और वह उस समय बड़ा उदासीन और मलिन रहती है, और उस समय उसके कंठ से जो स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है, वह भी तो फूटे हुए ढोल के समान बेसुरी, बेताल और करुणापूर्ण होती है, विकृत होती है, गदगदता लिए हुए होती है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका अर्थ देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ कि मनुष्य जो मनुष्य होता है, जिस मनुष्य का मन शोक से, दुख से भरा हुआ रहता है, जिस मनुष्य का मन शोक से, दुख से भरा हुआ रहता है, तो उस समय जिस मनुष्य का मन क्रोध से भरा हुआ रहता है, शोक से भरा हुआ रहता है, दुख से भरा हुआ रहता है, क्रोध से भरा हुआ रहता है, या कोई अन्य प्रकार की उसकी चिंता से वो उदासीन रहता है, चिंता से भरा हुआ आक्रांत रहता है, तब उसके भाव कैसे होंगे, उसके भाव प्यारे मेरे, उसके भावों में विकृतता होगी, उसके वो भाव बेसुरे ढोल के समान स्वर वाले होंगे, बेताल बिना लय के बेताल, इस प्रकार से लयहीनता, करुणा, गदगद, विकृत स्वर की स्थिति उसमें रहती है। ये तो पता ही चलता है। मनुष्य का मन अगर दुखी है, अगर मनुष्य क्रोध में है, या कोई चिंताएं उसको खाई जा रही है, चिंता से आक्रांत है, तो उस समय उसकी जो भाव कैसे होंगे, वो विकृत भाव होंगे, शुद्ध भाव नहीं होंगे, स्वस्थ भाव नहीं होंगे, उसमें विकृतता रहती है। तो इस प्रकार से वह अगर वह व्यक्ति मनुष्य जो चिंता से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ रहता है, तब उसके भाव भी उसी प्रकार से अस्थिर होते हैं, और उस समय वह उसके कंठ से जो स्वर निकलता है वह बेसुरा निकलता है, उसमें उसके स्वर में बेसुरापन होता है, लयहीनता होती है, करुणा, गदगद और विकृत स्वर से भरा हुआ उसकी स्थिति रहती है। और लेकिन अगर वही मन क्या हो, वही मन अगर क्या लिखा है कि जब वही चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित होकर नृत्य करता है और सुख परंपरा में मग्न रहता है, तो उस समय उसके मुख विकसित कमल का सा प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा, और अंग अंग में चुस्ती और चालाकी से फिरेरी की तरह फरका करते हैं। देखिए, अगर वही मन अगर किसी व्यक्ति का बहुत प्रसन्न है, सुखी है,
है ना, तो उस व्यक्ति का मन आनंद से भर जाता है। आनंद उल्लास से अगर जिसका मन भरा हुआ रहता है तो वह सुख विलास में वह निमग्न रहता है। अगर वह व्यक्ति आनंद उल्लास में व्याप्त रहता है, सुख विलास में निमग्न रहता है, डूबा हुआ रहता है, तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है? अगर व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न है, खुश है, तो उसका चेहरा भी कमल के समान खिला हुआ रहता है। ये तो पता चल ही जाता है। दुख में चेहरा कैसा हो जाता है, तो चेहरा देखते ही पता लगा लेते हैं लोग कि तुम दुखी हो, किस चिंता में खोए हुए, कैसे चेहरा लटका हुआ है, क्या तुम्हें चिंता खाई जा रही है, कैसा दुख है। तो इस प्रकार चेहरे को देख करके पता लगा सकते हैं। तो यही बात इसमें बताइए कि जब मनुष्य सुखी होता है तब उसका चेहरा कमल के समान खिल जाता है और उसके नेत्र वो प्रसन्नता से खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, नेत्रों से खुशी प्रकट होती है, उसका सारा शरीर चुस्त हो जाता है, सुस्ती उसमें दूर हो जाती है, चुस्ती रहती है, सचेतन होता है, सक्रिय रहता है। और उस समय उस व्यक्ति का स्वर भी बड़ा मधुर बनता है, क्योंकि वो प्रसन्न होता है तो अच्छी बातें करेगा, मधुरता से युक्त होगा। और उसका स्वर ऐसा लगता है जैसे कोई, कैसा लगेगा, वह चक्री के समान फिरेरी की तरह फरका है। फिरेरी का होता है, फिरेरी का मतलब चक्री की तरह, जैसे चक्री घूमती है ऐसे उसका जो मन है बड़ी चालाकी से, बड़ी फुर्ती से, सक्रियता से, प्रसन्नता से घूमता रहता है। अर्थात उस समय उसके स्वर में बड़ी मधुरता होती है। और वह मधुरता कैसी होती है, इसमें बताया है कि वह मदमद कोकिला माने कोयल के, कंठरव माने कंठ के स्वर के समान, कंठ के उस मीठी धुन के समान वह अत्यधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। और उस समय जब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है तो उस समय व्यक्ति का स्वर भी बड़ा मधुर होता है। और उस स्वर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बसंत ऋतु में मदमस्त कोयल है, वो बोल रही है, आकर्षक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ऐसी स्थिति साहित्य में भी दिखाई देती है। इसलिए मानव समाज के अच्छे बुरे, जितने भी अच्छे बुरे जो भाव होते हैं, उसका सहज ही अभिव्यक्ति साहित्य में हो जाती है। साहित्य पढ़ोगे तो उससे पता चल जाता है उस समय के लोग कैसे दुखी थे, सुखी थे, ये प्रसन्न थे, खिले हुए कमल के समान थे या मुरझाए हुए थे, ये सब पता चल सकता है। तो ये भी साहित्य पे प्रभाव पड़ता है। इससे मानव समाज में अच्छे बुरे भावों की सहज अभिव्यक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम अर्थ में लेंगे। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थी उसमें क्या लिखना होता है, जैसे यहाँ पर पंडित बालकृष्ण भट्ट जी है जो लेखक है, उन्होंने साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों का चित्रण किया है। इसमें ये बात लिख सकते हैं, साहित्य और समाज का जो परस्पर संबंध है उसको चित्रण इसमें किया गया है। भाषा देखिए, भाषा इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग ज़्यादा किया है। तो तत्सम तद्भव इस प्रकार से हम लिखना होता है। तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और शैली की बात करें, निबंधों की अपनी अपनी शैली है, हमने पढ़ा भी था। शैली विवेचनात्मक शैली है, शैली विवेचनात्मक है, विवेचनात्मक शैली है। किसमें? इसमें विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ये आप लिख सकते हैं, अलंकृत है, विवेचनात्मक है। तो प्यारे विद्यार्थी आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, करना है आपको। अब अगला एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसीलिए साहित्य को, ये ठीक इसके नीचे ही है प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ संख्या 33 पर ही है, ठीक इसी के नीचे, यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, महत्वपूर्ण है। इसीलिए साहित्य को, यानी जो पहला ही आपका गद्यांश बड़ा वाला किताब में दिया हुआ, उसका अंत की जो 4 पंक्तियाँ हैं, इसीलिए साहित्य को यदि जन समूह के चित्त को चित्रपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का साहित्य इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश को जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से, ये लाइन पंक्ति आपको पाठ के शुरू में भी मैंने बताई थी, जब जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो खुद बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि किसी भी देश के साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुटित होते हैं। आभ्यंतरिक मतलब मन के भीतर के भाव स्पष्ट होते हैं। अनुशीलन का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना। परिस्फुट का मतलब होता है प्रकट होना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास निबंध से लिया गया है। और इसमें लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने साहित्य और समाज का जो जीवन की घनिष्ठता है, उसके अभिव्यक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट किया है। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इसीलिए साहित्य यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है, माने सही है।
कि मनुष्य के जीवन में जितनी स्थितियाँ रहती है, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, दुखी हो, सुखी, वो सब का सब प्रभाव किस पर पड़ता है? साहित्य पर पड़ता है। यानी साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। और इसी का कारण ये है कि साहित्य में सामाजिक जीवन की सभी झांकियाँ वो प्रतिबिंबित होती है, और उस झांकियों को देखकर ऐसा लगा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है या चित्रपट है। चित्रपट यानी जो फिल्म दिखाई जाती है, चित्रपट में फिल्म होती है ना, ऐसे ही सारा साकार रूप चित्रपट कहा जा सकता है, क्योंकि इसे मानव मन की भावना का साकार चित्रण रहता है। और इसीलिए हम किसी भी देश के इतिहास को पढ़ते हैं तो किसी भी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं। अगर हम किसी देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो केवल देश का बाहरी पक्ष, बाह्य पक्ष ही हमें मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी देश के इतिहास को पढ़ता है तो वह उस देश का केवल बाहरी पक्ष ही, उस देश के लोगों के बाह्य पक्ष का परिचय मिलता है। इतिहास उस देश की राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को दिखाता है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। लेकिन साहित्य क्या करता है? वो मानवीय भावनाओं को, साहित्यिक आदर्शों को चित्रित करता है। साहित्य में ये क्षमता है, ये ताकत है कि वह मनुष्य के आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति कर देता है। ये विशेषता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि साहित्य के द्वारा ही हमें किसी देश या जाति विशेष के समय समय पर होने वाले जो परिवर्तन है, साहित्य के अनुशीलन से कौम के समय समय पर आभ्यंतरिक जो भाव है, यानी किसी भी देश के जो लोगों के आंतरिक किसी भी जाति विशेष के देश के लोगों के समय समय पर होने वाले जो परिवर्तन है, उसके आभ्यंतरिक मतलब आंतरिक जो मनोभाव है, आंतरिक जो मनोभाव है और जीवन की जो दृष्टि है, उनका सही ज्ञान हो सकता है। इसलिए साहित्य के अनुशीलन से, साहित्य का अध्ययन करने से हमारी आंखों के सामने उसके हृदयगत मनोभाव, लोगों के हृदयगत मनोभावों का, विचारों की छवि है वो साकार हो जाती है, सामने दिखाई देने लग जाती है। इस आधार पर भी साहित्य समाज का प्रतिबिंब या दर्पण है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये था। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, भट्ट जी ने प्रस्तुत अवतरण में साहित्य और समाज के जो पारस्परिक संबंध है उसका चित्रण किया है, बतलाया है, और भाषा तत्सम प्रदान है, और लेखक का व्यक्तित्व है, इसमें परिचय के लेखक का जो व्यक्तित्व है वो भी दृष्टिगोचर होता है, ये भी लिख सकते हैं। शैली विवेचनात्मक है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये आप समझ में आ गया होगा ये पाठ आपको, ये यहाँ तक। तो इसको हम केवल मुख्य गद्यांशों को ही लेंगे, सारे निबंधों को हम, पूरे निबंधों को नहीं पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण है, इन्हीं को पढ़ना है आपको ठीक प्रकार से। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध को आगे के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए, गद्यांशों को लेकर के, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।